गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे भारत की खोज चैप्टर 5 पेज नंबर 80 सेकंड पैराग्राफ। राजपूत घरानों से संबंध बनाने से उसका साम्राज्य बहुत मजबूत हुआ। इस मुगल राजपूत सहयोग ने जो बाद के शासकों के शासन में भी इसी तरह चलता रहा। केवल सरकार, प्रशासन और सेना को ही नहीं, कला, संस्कृति और रहन सहन को भी प्रभावित किया। पर अकबर को राजपूताना में मेवाड़ के राणा प्रताप की अभिमानी और अदम्य आत्मा का दमन करने में सफलता नहीं मिली। राणा प्रताप ने एक ऐसे व्यक्ति से जिसे वह विदेशी विजेता समझता था, औपचारिक संबंध जोड़ने की बजाय जंगलों में मारे मारे फिरना बेहतर समझा। अकबर ने अपने चारों ओर अत्यंत प्रतिभाशाली लोगों का समुदाय इकट्ठा किया था जो उसके आदर्शों के प्रति समर्पित थे। इन लोगों में फैजी और अबुल फजल नाम के दो मशहूर भाई, बीरबल, राजा मान सिंह और अब्दुल रहीम खान थाना शामिल थे। उसने एक ऐसे नए समन्वित धर्म की शुरुआत करने का प्रयत्न किया जो सबको मान्य हो। स्वयं अकबर निश्चित रूप से हिंदुओं में उतना ही लोकप्रिय था जितना मुसलमानों में। मुगल वंश भारत में इस तरह स्थापित हुआ जैसे वह भारत का अपना वंश हो। यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच अंतर। अकबर के दरबार के पुर्तगाली जेसुइट बताते हैं कि उसकी दिलचस्पी बहुत सी बातों में थी और वह उन सब के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था। उसे सैनिक और राजनीतिक मामलों का पूरा ज्ञान तो था ही, साथ ही बहुत ही यांत्रिक कलाओं का भी ज्ञान था। फिर भी यह अजीब बात है कि उसकी जिज्ञासा एक बिंदु पर जाकर रुक गई। यदि अकबर ने इस तरफ ध्यान दिया होता और पता लगाया होता कि संसार के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है, तो उसने सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रख दी होती। लेकिन उसके सामने बड़ी समस्या यह थी कि वह इस्लाम के साथ राष्ट्रीय धर्म और लोगों के रीति रिवाजों का मेल करा के राष्ट्रीय एकता कैसे कायम करे। इस तरह भारत की सामाजिक स्थिति में अकबर भी कोई बुनियादी अंतर पैदा नहीं कर सका और उसके बाद भारत ने फिर अपना गतिहीन और अपरिवर्तनशील जीवन अपना लिया। अकबर ने जो इमारत खड़ी की थी वह इतनी मजबूत थी कि दुर्बल उत्तराधिकारियों के बावजूद वह 100 साल तक कायम रही। सिंहासन के लिए शहजादों में लगातार युद्ध होते रहे और केंद्रीय शक्ति कमजोर पड़ती गई, पर दरबार का प्रताप बना रहा और सारे एशिया और यूरोप में आलीशान मुगल बादशाहों का यश फैल गया। वास्तुकला की दृष्टि से दिल्ली और आगरा में सुंदर इमारतें तैयार हुई। यह भारतीय मुगल कला दक्षिण और उत्तर में मंदिरों और दूसरी इमारतों की सजावट और अलंकरण की शैली से एकदम भिन्न थी। प्रेरित वास्तुकारों और निर्माताओं ने आगरा में ताजमहल को मोहब्बत भरे हाथों से खड़ा किया। एशिया पश्चिम से आने वाले आक्रमणकारियों और इस्लाम का भारत पर बहुत प्रभाव पड़ा। इस टकराहट ने उन बुराइयों को खोल कर रख दिया जो हिंदू समाज में घर कर गई थी। जात पात की षड्यंत्र, अछूत प्रथा और अलग अलग रहने की बेढप प्रवृत्ति, इस्लाम के भाईचारे और अपना मानने वालों के बीच बराबरी के सिद्धांतों का विशेषकर उन लोगों पर गहरा असर पड़ा जिन्हें हिंदू समाज में बराबरी का दर्जा देने से इनकार कर दिया गया था। इस विचारधारात्मक टकराहट से कई आंदोलन उठ खड़े हुए जिनका उद्देश्य धार्मिक समन्वय करना था। यह बात ध्यान देने लायक है कि वर्गों का प्रभाव इस हद तक था कि नियमित लोगों ने इस्लाम में धर्म परिवर्तन सामूहिक रूप से किया। ऊंची जाति के लोगों में व्यक्ति कभी कभार अकेले धर्म परिवर्तन कर लेता था, पर निम्न श्रेणी के लोगों में मोहल्ले में एक जाति के लोग या फिर लगभग सारा गांव ही धर्म बदल लेता था। इसलिए उनका सामूहिक जीवन और कामकाज पहले की ही तरह चलते रहे। केवल पूजा के तरीकों आदि में छोटे मोटे अंतर अवश्य आ गए। इस कारण आज हम देखते हैं कि कुछ विशेष पेशे और शिल्प ऐसे हैं जिन पर मुसलमानों का एकाधिकार है। इस तरह कपड़ा बुनने का काम मुख्यतः और ज़्यादातर हिस्सों में पूरी तरह मुसलमान करते हैं। भारत में रहने वाले अधिकतर मुसलमानों ने हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तन किया था। कुछ लंबे संपर्क के कारण भारत के हिंदू और मुसलमानों ने बहुत सी समान विशेषताएं, आदतें, रहने सहने के ढंग और कलात्मक रुचियां विकसित की। वे शांतिपूर्वक एक कौम के लोगों की तरह साथ साथ रहा करते थे, एक दूसरे के त्योहारों और जलसों में शरीक होते थे, एक ही भाषा बोलते थे तथा बहुत कुछ एक ही तरह से रहते थे और एकदम एक जैसी आर्थिक समस्याओं का सामना करते थे। यह तमाम आपसदारी और एक साथ रहना सहना उस वर्ण
वर्ण व्यवस्था के बावजूद हुआ जो ऐसे मेल मिलाप में बाधक थे। एकाध उदाहरणों को छोड़कर आपस में शादी ब्याह नहीं होते थे, और जब ऐसा होता था तो दोनों पक्ष मिलकर एक नहीं होते थे। आपसी खान पान भी नहीं होता था, पर इस मामले में कोई बहुत कड़ाई नहीं बरती जाती थी। औरतों के पर्दे में अलग थलग रहने से सामाजिक जीवन के विकास में रुकावट आई। गांव की आम जनता में अर्थात आबादी के बड़े हिस्से में जीवन मिला जुला था और उनमें सामूहिकता कहीं अधिक थी। गांव के सीमित घेरे के भीतर हिंदू और मुसलमानों के बीच गहरे संबंध थे। वर्ण व्यवस्था से कोई बाधा नहीं होती थी और हिंदुओं ने मुसलमानों को भी एक जात मान लिया था। वे एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते थे और कुछ अर्थ धार्मिक से त्यौहार दोनों के बीच समान रूप से मनाए जाते थे। उनके लोकगीत भी एक ही थे। इनमें से ज़्यादातर लोग किसान, दस्तकार और शिल्पी थे। मुगल शासनकाल के दौरान बहुत से हिंदुओं ने दरबार की भाषा फारसी में पुस्तकें लिखी। इनमें से कुछ पुस्तकें कालजयी रचनाएं मानी जाती हैं। इसी समय मुसलमान विद्वानों ने फारसी में संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद किया और हिंदी में लिखा। हिंदी के सबसे प्रसिद्ध कवियों में दो हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, अंडरलाइन कर लीजिए, मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत लिखा, और अब्दुल रहीम खान खाना जो अकबर दरबार के अमीरों में थे और उनके संरक्षक के पुत्र थे। खान खाना अरबी, फारसी और संस्कृत तीनों भाषाओं के विद्वान थे और उनकी हिंदी कविता का स्तर बहुत ऊंचा था। कुछ समय तक वे शाही सेना के सिपह सलार रहे, फिर भी उन्होंने मेवाड़ के उन राणा प्रताप की प्रशंसा में लिखा जो बराबर अकबर से युद्ध करते रहे और उनके सामने कभी हथियार नहीं डाले। ठीक है, जो समझ में नहीं आया डाउट क्लास से पूछ लीजिए।